गुड इवनिंग क्लास। तो आज बहुत दिन बाद दोबारा फिर हम आ ही गए। तो क्लास के स्टार्ट करने से आज क्लास का स्टार्ट एक शायरी से करते हैं। आपने पुष्पा 2 मूवी देखा होगा, तो उसमें एक डायलॉग है कि पहला एंट्री पे तो नहीं, लेकिन ये दूसरा एंट्री पे बहुत बवाल करते हैं। तो मान लीजिए कि हम दूसरी एंट्री पे आए हैं बवाल करने के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। टॉपिक क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम किस में इंसिडेंस रेट ज्यादा किस में होता है? बॉय। किस में? लड़कों में कंपेयर टू गर्ल्स। ठीक। ये मेनली 2 to 7 पर 1000 पॉपुलेशन में मेनली पाया जाता है। ये 2 से 7% को इफेक्ट करता है 1000 पॉपुलेशन में। ठीक। इसमें मेनली 4 कंडीशन देखने को मिलता है। कौन कौन सा? पहला हो गया आपका हाइपर, पहला हो गया मैसिव एडिमा। ठीक। दूसरा हो गया आपका हाइपो एल्बुमिनिया। तीसरा हो गया आपका एल्बुमाइन्यूरिया। और चौथा हो गया आपका हाइपर हाइपर लेपिडीमिया। इसमें कितने कंडीशन देखने को मिलते हैं? 4 कंडीशन देखने को मिलते हैं। क्योंकि पता है आपको कि यदि सिंड्रोम का नाम यहाँ पे लगा हुआ है तो एक से तो डिजीज कंडीशन नहीं देखने को मिलेगा, मेनली 3 या 4 या एक से ज्यादा डिजीज कंडीशन देखने को मिलता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मेनली कितने डिजीज कंडीशन देखने को मिलते हैं? 4। कौन कौन से? मैसिव एडिमा, जो हमारा बॉडी रहेगा उसमें बहुत ज्यादा एडिमा का देखने को मिलेगा या बहुत ज्यादा स्वेलिंग देखने को मिलेगा। दूसरा हो गया आपका हाइपो एल्बुमिनिया। क्या हो गया? हाइपो एल्बुमिनिया। थर्ड हो गया एल्बुमाइन्यूरिया एंड फोर्थ हो गया हाइपर लिपिडीमिया। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं एल्बुमाइन्यूरिया। एल्बुमाइन्यूरिया क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें यूरिन में एल्बुमिन प्रोटीन पास आउट होने लगता है। कौन सा? एल्बुमिन प्रोटीन। तो यदि हमारे बॉडी में से यूरिन के साथ साथ एल्बुमिन प्रोटीन भी यदि पास आउट हो रहा है तो क्या हमारे उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एल्बुमाइन्यूरिया। ठीक। अब यदि हमारे बॉडी से यूरिन के साथ प्रोटीन बाहर निकल गया, एक्सक्रीट हो गया, तो क्या हमारे बॉडी में नॉर्मल अमाउंट में एल्बुमिन प्रोटीन होगा? नहीं। क्या होगा? हमारे बॉडी में एल्बुमिन प्रोटीन का नंबर या अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज होने की कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपो एल्बुमिनिया। मतलब हमारे बॉडी में एल्बुमिन का लेवल डिक्रीज हो गया। अब देखिए, एल्बुमिन एक टाइप का प्रोटीन है। तो प्रोटीन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि यहां से एल्बुमिन प्रोटीन तो बाहर निकल गया, तो प्रोटीन को मेंटेन करने के लिए हमारा बॉडी एल्बुमिन प्रोटीन के जगह पे लिपोप्रोटीन का सिंथेसिस करती है। कौन सा प्रोटीन? लिपोप्रोटीन। और लिपोप्रोटीन हमारे बॉडी में लिपिड का फॉर्मेशन करने लगता है, इसलिए हमारे बॉडी में लिपिड एक्युमुलेट होने लगता है, जिसको क्या बोलते हैं? हाइपर लिपिडेमिया और हाइपर लिपिडेमिया। ठीक। अब देखिए, हमारा जो बॉडी होता है उसमें ब्लड वेसल्स का ऑनकोटिक प्रेशर किससे मेंटेन किया जाता है? एल्बुमिन प्रोटीन। कौन मेंटेन करता है?
एल्बुमिन प्रोटीन, यदि एल्बुमिन प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा है तो ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा, और ऑनकोटिक प्रेशर ये हो गया आपका वेसल्स, ये हो गया सेल। अब यदि ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा रहता है तो प्रोटीन फ्लूइड कहां से कहा जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से वेसल्स में, और ऑनकोटिक प्रेशर कम होता है तो उस कंडीशन में वेसल्स से फ्लूइड हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाएगा। तो यहाँ पे एल्बुमिन प्रोटीन का नंबर डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, जिसके वजह से जो ये फ्लूइड था वेसल्स में वो कहां पहुंच गया, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, मतलब कि सेल के बगल में जो स्पेस होता है वहां पे। इसकी वजह से क्या देखने को मिला, हमारे बॉडी में मैसिव एडिमा। आप समझ गए होंगे कि ये चारों कंडीशन कैसे हो रहे हैं। पहला था आपका एल्बुमाइन्यूरिया, हाइपरएल्बुमिनिया, हाइपरलिपिडेमिया एंड मैसिव एडिमा। ठीक, अब हम लोग ऐसे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज इन विच इंक्लूड हाइपरलिपिडेमिया, हाइपोएल्बुमिनिया, एल्बुमाइन्यूरिया एंड मैसिव एडिमा। ओके, अब देखते हैं टाइप ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। टाइप ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो कितने टाइप के नेफ्रोटिक सिंड्रोम होते हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम मेनली 3 टाइप का होता है। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी एंड थर्ड कॉन्जेनाइटल। ठीक, कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉन्जेनाइटल। प्राइमरी का अदर नेम आइडियोपैथी भी होता है। आइडियोपैथी मतलब जिसका कॉज अननोन। ठीक, प्राइमरी जिसका कॉज अननोन हो। ठीक, तो हमने ये देख लिया कितने टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉन्जेनाइटल। प्राइमरी मीन्स जब हमारे बॉडी में कोई पहली बार या खुद से डिजीज कंडीशन किसका, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का देखने को मिल रहा है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्योंकि इसका क्या कॉज होता है, कैसे हुआ हमारे बॉडी में, ये अननोन होता है, ये हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आइडियोपैथी। ओके, अब ये क्यों होता है, मेनली किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो समझ लीजिए। पहला मान लीजिए इसमें कॉज हो गया आपका मेम्ब्रेन डैमेज। कौन सा क्या डैमेज? मेम्ब्रेन डैमेज। कौन सा मेम्ब्रेन? तो आपको पता होगा जब किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ग्लोमेरुलस होता है, उसमें कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलाई। ठीक, और जिसके अंदर होता है ये, जिसको क्या बोलते हैं, बल्ब कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बल्ब कैप्सूल। एंड इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलाई। ठीक, तो मेनली फिल्ट्रेशन कहां से होता है, यहां से। अब मेनली समझ लीजिए
कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मान लीजिए कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, इसको मान लीजिए कि चाय की दानी है जिससे हम लोग चाय को छानते हैं, ठीक। तो सेम कंडीशन यहाँ पे चाय भी क्या करता है, फिल्टर करता है हमारे चाय को, और हमारी जो किडनी है वो किस चीज को फिल्टर करता है, ब्लड को, ठीक। अब मान लीजिए कि चाय दानी में कहीं पे छेद हो जाए, क्या हो जाए, छेद हो जाए, ठीक। तो इसी कंडीशन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मतलब हमारे जो नेफ्रॉन्स है उसमें जो कि क्या है, ये टाइप के चायदानी, इसमें क्या हो गया है, छेद हो गया। अब देखिए यदि छेद हो गया यहां से तो क्या होगा, हमारा जो चाय के छोटे छोटे कण रहेंगे वो भी तो पास आउट हो जाएंगे ना, होंगे ना। अब देखिए सेम कंडीशन यहां भी हो रहा है। जो हमारे एल्बुमिन प्रोटीन है वो क्या है, जो चाय के कण होते हैं सेम वैसे ही है, चाय के कण जैसे। अब मान लीजिए कि यहां से हमारी चायदानी रैप्चर हो गई, तो क्या होगा, जब हम इसमें चाय डालेंगे मतलब हम ब्लड डालेंगे, तो उसके साथ साथ एल्बुमिन प्रोटीन जो कि छोटे छोटे कण है चाय जैसे, वो भी कहां चले जाएंगे, पास आउट होके कलेक्टिंग डक्ट, और जब हम यूरिन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। समझ में आया। तो पहला कॉज क्या हो गया, प्राइमरी कॉज रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, किसका, वेसल्स या मान लीजिए कैपिलर। जो सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है वो कैसे होगा, सेकेंडरी मतलब कि किस कोई प्राइमरी मतलब पहले से हमारे बॉडी में डिजीज कंडीशन प्रेजेंट है, और उसके बाद जब वो आगे चल के हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है या क्या करता है, रीनल कोई कॉज करता है जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिल रहा है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या, सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक। कौन कौन से कॉज हो सकते हैं, तो हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, मलेरिया हो गया, ये सारे कंडीशन आगे चल के क्या कॉज कर सकते हैं, सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कौन कौन से कॉज हो गया यहाँ पे, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, ठीक। तो ये सारे डिजीज कंडीशन आगे चल के क्या कॉज कर सकते हैं, सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक। अब देखते हैं हम लोग तीसरा जो क्या है, कॉन्जेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कौन सा, कॉन्जेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कॉन्जेनाइटल मतलब आप जानते ही है, जो क्या हो, बाय बर्थ प्रेजेंट हो। ये कैसे हो सकता है, हेरिडिटरी भी हो सकता है, या बाय बर्थ किसी ड्यूरिंग द डिलीवरी किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से प्रेजेंट हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्जेनाइटल। अब हम लोग देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कि हमारे बॉडी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैसे होता है, ठीक। क्या क्या हमारे पैथोलॉजिकल चेंजेस करता है बॉडी में, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता हो चुका है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैसे होता है। सबसे पहले हमारा जो मेम्ब्रेन है किसका, ग्लोमेरुलाई का, वो डैमेज होगा, जिसके बाद क्या राइज होता है या क्या होने लगता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो सबसे पहले डैमेज ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, किस चीज का मेम्ब्रेन, कैपिलरीज का, ठीक। जिसके वजह से जो मैंने बताया था कि चायदानी जैसी होती है, तो चायदानी मान लीजिए कि डैमेज मतलब कि फट गया, तो क्या होगा, चाय बाहर निकलेगा ना, सेम कंडीशन। सबसे पहले क्या हुआ आपका, डैमेज ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, ठीक। उसके वजह से क्या हुआ, लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब एल्बुमिन,
मीन। कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक, मैंने बता रखा है पहले से। अब देखिए, जब लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन हुआ तो इस कंडीशन को मींस एल्बुमिन का लॉस हुआ, तो हमारे बॉडी में क्या हुआ, जो प्लाज्मा प्रोटीन मतलब एल्बुमिन था उसका अमाउंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, हाइपो एल्बुमिनिया। क्या बोल रहे हैं हम लोग, हाइपो एल्बुमिनिया। ठीक, तो एल्बुमिन हाइपो एल्बुमिनिया का कंडीशन यहाँ पे देखने को मिला। हाइपो एल्बुमिनिया की वजह से डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। अब कैसे ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया एल्बुमिनिया की वजह से? तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो प्लाज्मा प्रोटीन मतलब एल्बुमिन है वो किस चीज को मेंटेन करती है, ऑनकोटिक प्रेशर को। यदि वेसल्स में ऑनकोटिक प्रेशर मतलब एल्बुमिन का अमाउंट इंक्रीज होगा तो ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज होगी, और एल्बुमिन का अमाउंट डिक्रीज होगा तो ऑनकोटिक प्रेशर भी डिक्रीज होगी। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो ये वेसल्स है यहाँ पे ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हुआ, जिसके वजह से वेसल्स में भी ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो इसी को यहाँ पे बोल रहा है डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक, आगे देखते हैं। ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होने के लिए, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या देखने को मिला, जनरलाइज एडिमा। जनरलाइज एडिमा क्यों हुआ ऑनकोटिक प्रेशर को डिक्रीज होने की वजह से? तो जब ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हुआ तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर जब ऑनकोटिक प्रेशर ऑनकोटिक प्रेशर के डिक्रीज होने से जनरलाइज एडिमा क्यों हुआ? तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, हमने पहले बता रखा है कि यदि ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो हमारे वेसल्स में फ्लूइड है वो कहां पे चले जाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। कहां पे जाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। और जब ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज होंगे तो उस कंडीशन में जो फ्लूइड है वो कहां पे आने लगेगा, हमारे वेसल्स में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हुआ है, जिसके वजह से जो यहाँ पर फ्लूइड है वेसल्स में वो कहां पे जाने लगे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। जो वेसल्स के बाहर सेल प्रेजेंट है उसके बीच में जो स्पेस है वहां पे जाके एक्युमुलेट होने लगे, जिसके वजह से क्या देखने को मिलेगा, एडिमा। जैसे सेल है तो वहां पे क्या कर दीजिए, जैसे मान लीजिए कि सिरिंज लीजिए और सिरिंज से यहाँ पे भर दें, तो भर देंगे यहाँ पे पानी तो स्वेलिंग देखने को मिलती है ना। तो ऐसा ही कंडीशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से जो हमारे बॉडी में फ्लूइड है वो वेसल से कहां पे जाने लगी, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। इसलिए यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जनरलाइज एडिमा। ठीक, अब एडिमा होने के बाद क्या आगे होगा, एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इसकी वजह से क्या हो गया, एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये क्या होता है, ये मान लीजिए कि सोडियम पोटेशियम या हमारे बॉडी में फ्लूइड की बैलेंस कैसे रखना है इसको मेंटेन करता है। तो हमारे बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट यदि इंक्रीज हुआ तो उसके वजह से क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक, अब देखिए यहां तो ये कंप्लीट हो गया। इधर है स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन इन लिवर। इधर क्या हो रहा है कि लिपोप्रोटीन है उसका सिंथेसिस स्टार्ट हो रहा है। अब लिपोप्रोटीन का सिंथेसिस क्यों स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए लिपोप्रोटीन भी एक टाइप का क्या है, प्रोटीन है, और हमारे बॉडी से प्रोटीन पहले ही बॉडी से बाहर निकल रहा है। तो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारा बॉडी प्रोटीन की जगह पे प्रोटीन, इसीलिए यहाँ पे प्रोटीन का
फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कौन सी प्रोटीन है? लिपोप्रोटीन। और आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि लिपोप्रोटीन है मतलब लिपिड का फॉर्मेशन करेगा ही। तो ये क्या कर रही है? लिपिड का फॉर्मेशन कर रही है। और लिपिड का फॉर्मेशन होगा तो बॉडी में आएगा ना। तो इसके वजह से क्या हो रहा है? हमारे बॉडी में लिपिड का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से कौन सी कंडीशन देखने को मिल रहा है? हाइपर लिपिडेमिया। समझ में आ गया? कौन सा कंडीशन देखने को मिला यहाँ पे? हाइपर लिपिडेमिया। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कंडीशन में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दे रखा है फेशियल एडिमा। फेशियल एरिया में क्या देखने को मिलता है? स्वेलिंग देखने को मिलता है। आप इनको प्रेमानंद महाराज जी को देखे हुए और आप लोग अच्छे से जानते भी हैं कि उनको क्या है? किडनी डिसऑर्डर है। ठीक, किडनी फेलियर है ना। सेम कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। उनके फेस पे देखेंगे तो बहुत ज्यादा लाइटिंग होती है, बहुत ज्यादा लाइट आता, ग्लो करता है उनका फेस। ग्लो क्यों करता है? क्योंकि उनका फेशियल एरिया या फेस में फ्लूइड का एक्युमुलेशन बहुत ज्यादा होता है और एडिमा का भी कंडीशन देखने को मिलता है। मेनली कहाँ पे स्वेलिंग होती है? ये जो आई का एरिया है यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलता है। तो इसमें पहला कौन सा हो गया? फेशियल एडिमा। दूसरा हो गया आपका एसाइटिस। दूसरा कंडीशन क्या देखने को मिलता है? एसाइटिस। एसाइटिस एक अच्छा कंडीशन है जिसमें होल बॉडी में फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने लगता है। एसाइटिस भी समझ में आ गया। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। थर्ड कौन सा है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग कैसे हो रही है, तो मैं बताता हूं। देखिए, आपको पता है कि हमारे बॉडी में फ्लूइड क्या हुआ है? एक्युमुलेट हुआ है। ठीक, तो जो हमारी लंग एरिया है उधर भी फ्लूइड एक्युमुलेट हुआ होगा, हाँ कि ना? हुआ होगा ना। तो इसके वजह से जो हमारा लंग्स एक्सपेंड करना था, ठीक, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो लंग्स एक्सपेंड करता है, तो जो लंग्स को एक्सपेंड करना था ऊपर से फ्लूइड प्रेजेंट है, इसलिए इसको उतना एक्सपेंड होने ही नहीं दिया। और यदि उतना एक्सपेंड हमारा लंग्स नहीं हो पाएगा तो जो हम सांस लेंगे वो छोटी छोटी सांस लेंगे। इसलिए क्या यहाँ पे बोल रहा है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। ओके। थर्ड है आपका डायरिया, वोमिटिंग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। डायरिया क्यों होगा? सेम कंडीशन, क्या? बॉडी में फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक, अब यदि हमारा जो फूड कोई छीन ले रहे या मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस खा रहे, तो वो क्या कर रहा है? हमारा डाइजेशन को प्रॉपर नहीं होने दे रहा है। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि डाइजेशन होता है उसके लिए एसिड चाहिए। एसिड रहेगा तो वो क्या करेगा? उसको डिजोल्व करेगा या डिकम्पोज करेगा जो फूड है। लेकिन जब किडनी फेलियर का कंडीशन है तो हमारे जो स्टमक एरिया भी है उसमें भी जो फ्लूइड का अमाउंट है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कंपेयर टू एसिड। तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर होगा नहीं, जिसकी वजह से क्या होने लगेगा? डायरिया। और क्या हो सकता है? जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो वोमिटिंग का भी कंडीशन आता है, तो क्या होने लगता है? वोमिटिंग। और क्या देखने को मिलता है? लॉस ऑफ एपेटाइट। जो डाइजेस्ट होगा ही नहीं तो क्या भूख खा पाएंगे क्या हम लोग? नहीं ना। तो इसलिए क्या देखने को मिलता है? लॉस ऑफ एपेटाइट। पांचवा आपका है लेबाइल स्वेलिंग। क्या देखने को मिलता है? लेबाइल स्वेलिंग। लेबाइल मतलब लिबिया माइनोरा एंड मेजोरा। तो इन दोनों एरिया में क्या देखने को मिलता है? स्वेलिंग। आगे है वेट गेन। अब आप लोग को पता ही होगा वेट गेन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग वेट कराएंगे तो हमारे बॉडी में पानी भरा हुआ है, हाँ कि ना? पानी भरा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है? हमारा वेट भी क्या लग रहा है? इंक्रीज लग रहा है। मतलब लगेगा कि हमारा वेट गेन हो रहा है। चौथा है, सातवां है हिमेचूरिया। हिमेचूरिया पता ही है क्या होता है? ब्लड इन यूरिन। ब्लड इन यूरिन क्यों होगा? क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है जो हमारा ग्लोमेरुलाई है, जो मैंने बता रखा है कि चाय के जैसा है। ठीक, ये क्या हो गया है?
यहाँ पे फिल्टर होना चाहिए था ब्लड। ब्लड को क्या कर रहा था, ये ऊपर रख दे रहा था, और जो वाटर है या फ्लूइड है उसको क्या कर दे रहा था, परमेबिलिटी की वजह से बाहर निकाल दे रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये जो एरिया है यहाँ पे क्या हो गया, रेप्चर हो गया। ठीक, मान लीजिए चाय है, चाय का कुछ पार्ट रेप्चर हो गया, तो जब हम लोग चाय उसमें डालेंगे तो जो चाय के कण छोटे छोटे होते हैं वो भी बाहर निकल आएंगे ना। सेम यहाँ भी हीमोग्लोबिन के जो छोटे छोटे पार्टिकल है, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो ये साथ में फ्लूइड के साथ या मान लीजिए यूरिन के साथ बाहर आने लगे, क्योंकि यहाँ तो क्या है, रेप्चर है, अब इसको कोई रोकने वाला है नहीं, तो ओपनिंग मिलेगा तो आएगा ही। तो इस वजह से यहाँ पे कौन सा कंडीशन देखने को मिल रहा है, हिमेचूरिया। ओके, यूरिन सॉरी ब्लड इन यूरिन। आगे है थकावट, बॉडी में एनर्जी है नहीं, डाइजेशन प्रॉपर हो नहीं रहा है, थकावट होगा ना, तो वही से यहाँ पे क्या दे रहा है, फटीग। नेक्स्ट दे रखा है हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन यहाँ पे क्यों हो रहा है, आपको पता है वेसल्स है, बॉडी में फ्लूइड भरा हुआ है, तो प्रेशर पड़ेगा तो वो क्या करेगा, आएगा ना इसमें, वेसल्स में आएगा, और वेसल्स में ज्यादा प्रेशर है, ठीक, या ज्यादा क्या है, फ्लूइड भरा है, तो एक किस पे, वॉल पर प्रेशर डालेगा ना कि भैया थोड़ा हमें निकलने दो, होगा, तो ये निकालने की कोशिश करेगा कि हम क्या करें, इस जगह से थोड़ा बाहर निकल जाए, लेकिन ये वॉल है, ये तो निकलने दे नहीं रही है, तो इसलिए क्या कर रहा है, प्रेशर मतलब लग रहा है उस पे, तो इसलिए क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन। आगे है ओलिगुरिया। ओलिगुरिया कब देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग में ओलिगुरिया नहीं मिलता है, जब धीरे धीरे कंडीशन सीवियर की ओर जाने लगता है तो क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा यूरिन आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस ये सारे आपके साइन सिम्टम है किसके, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। अब हम लोग देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कि यदि हमारे बॉडी में या किसी पर्सन के नेफ्रोटिक सिंड्रोम से इफेक्टेड है तो उसके लिए क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड में कौन सा दे रहे हैं, प्रेडनिसोन 2 mg पर kg पर डे, कितना प्रोवाइड करेंगे, 2 mg पर kg पर डे। कौन सा, स्टेरॉइड। आप सबको पता है स्टेरॉइड का क्या काम है, एंटी इंफ्लेमेटरी, हमारे बॉडी में क्या है, एडिमा एंड स्वेलिंग का कंडीशन बना हुआ है, तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या प्रोवाइड कर दिए, स्टेरॉइड। ठीक, सेकेंड क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइड लो साल्ट डाइट। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, लो साल्ट डाइट। हम लो साल्ट डाइट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सबको पता है कि यदि नमक कहीं पे रख दे तो वहां पे जो आसपास मॉइस्चर में भी जो एयर में भी मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर देते हैं। खुले में रखते तो ऐसा ही होता है ना। अब आप लोग सोचिए कि हमारे बॉडी में यदि साल्ट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा तो उसका क्या काम है, वो तो वाटर को होल्ड करेगा ना। तो समझ लीजिए कि हमारे बॉडी में पहले से ही बहुत ज्यादा पानी है, ऊपर से हम लोग नमक डाल रहे हैं बॉडी में, ठीक, तो वो क्या करेगा, और बॉडी में प्रेजेंट रहेगा और उसको क्या करेगा, और वाटर को होल्ड करके रखेगा। तो इसको ट्रीट करने के लिए मेनली हम लोग क्या डाइट में रख सकते हैं, लो साल्ट डाइट हो। तो इसके वजह से क्या हो सकता है, हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम मेनली ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, यदि बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो गया, ठीक, कि हम लोग लो साल्ट डाइट ले रहे हैं फिर भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम ट्रीट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम कब लेंगे, डायूरेटिक्स। क्या लेंगे, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का काम पता है आपको क्या करता है, वो हमारे बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालता है, पता है। तो यदि हम डायूरेटिक्स लेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे बॉडी में जितना सारा फ्लूइड एक्युमुलेट हुआ है उसको क्या करेगा, एक्सपेल आउट कर देगा या बाहर निकाल देगा बाय अ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो हम
डायरेटिक्स भी प्रोवाइड करेंगे यदि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कंडीशन है। थर्ड है 25% एल्बुमिन एडमिनिस्टर। अब एल्बुमिन हम एडमिनिस्टर क्यों करें? आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ था? एल्बुमिन की वजह से। आप पूछेंगे एल्बुमिन की वजह से क्यों हुआ? तो एल्बुमिन की वजह से ही ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हुआ था, जिसके वजह से जो फ्लूइड हमारे वेसल्स में होना चाहिए था वो कहां पे चला गया था? बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया। तो यदि हम डायरेक्ट अपने बॉडी में एल्बुमिन को ही एडमिनिस्टर कर दे तो ऑनकोटिक प्रेशर मैनेज हो जाएगा, होगा ना? ऑनकोटिक प्रेशर मैनेज। अब यदि ऑनकोटिक प्रेशर मैनेज हो गया तो हमारे बॉडी से एडिमा भी गायब, और जो हमारे बॉडी के ज्यादातर कंडीशन है वो भी क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? 25% एल्बुमिन को एडमिनिस्टर करेंगे। लास्ट है प्रोवाइड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्यों प्रोवाइड करेंगे? देखिए जनरली क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसके वजह से होता है? इन्फेक्शन के। क्योंकि प्राइमरी कॉज में मेनली किसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा था? इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सारे भी कंडीशन बन रहे थे। ठीक, यदि उसको हमें इन्फेक्शन को ट्रीट करना है तो उसके लिए क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? एंटीबायोटिक। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं? एंटीबायोटिक। ओके, थैंक यू।